लाख युवा हिमाचल के अंदर जयराम ठाकुर जी आप सौगात के रूप में बेरोजगार छोड़कर जा रहे हैं। बेरोजगार है युवा। वायदा क्या था? डबल इंजन की सरकार बनाओ। 17 में हर साल 2 करोड़ नौकरियां केंद्र में बैठे यहाँ के नेता देंगे, तो हमें लगा हिमाचल का हिस्सा होगा। 2 करोड़ नौकरियों की सच्चाई ये है कि यहाँ नौकरियों की जगह कहते हुए दुख होता है कि नशा आया। पूछा था मैंने बिलासपुर के नेता जो दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूछा था मैंने हमीरपुर के सांसद से जो दिल्ली में बैठे हुए हैं कि आपने तो नौकरियां कहा था, यहाँ तो नशा आ रहा है, आपने आवाज उठाई? नहीं उठाई। जयराम ठाकुर जी पूरी तरह से एक कठपुतली कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए, जिन्होंने हिमाचल की लड़ाई को, सेब बागवानों की लड़ाई को, हमारी महंगाई की मार झेल रही बहनों को की लड़ाई को, बेरोजगार युवाओं की लड़ाई को, सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई को जयराम ठाकुर जी आपने लड़ा ही नहीं, आपने हथियार डाले रखे। हमने देखा विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैं तब यही थी। हमारा सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद विधानसभा के बाहर बैठा रहा, आंदोलन करता रहा। क्या कहा जयराम ठाकुर जी? भूलेंगे नहीं। विधानसभा सत्र चल रहा था, सरकारी कर्मचारी उसी विधानसभा के बाहर बैठा आंदोलन कर रहा था, इस उम्मीद के साथ कि सरकार के कान तक मेरी बात पहुंचेगी और शायद फैसला हो जाएगा कि ओपीएस लागू कर दिया गया। हर हमारे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, उनका हिमाचल को बनाने में, इस नींव को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, उन्हें मिलेगा न्याय। पर जयराम ठाकुर जी ने क्या कहा विधानसभा में खड़े होकर? क्या कहा कि अगर पेंशन चाहिए तो राजनीति में आकर चुनाव लड़ो, जिंदगी भर की पेंशन खाओ। ये अपमान है हमारे। वहीं पर प्रियंका गांधी जी सोलन के ठोडो ग्राउंड पहुंचने से पहले ग्राउंड की कुछ दूरी पर सरकारी कर्मचारी आंदोलित थे, सीधा रैली स्थल पे नहीं गए। ये कांग्रेस और उनके नेताओं की संवेदनशीलता है। प्रियंका गांधी जी पहले सरकारी कर्मचारियों के बीच गई, बैठी, उनका दर्द सुना और वही भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले 10 दिन में पहली कैबिनेट मीटिंग, पहला मोहर, पहली फैसला, ओपीएस लागू हो गया। हर कर्मचारी के खाते में उसकी पेंशन, उसका अधिकार, उसका सम्मान हम देंगे। और हमने ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ में करके दिखा दिया। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री को हमने निवेदन किया, आपको आना होगा। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए ही नहीं, उन सरकारी कर्मचारियों को भी लाए जिनके खातों में पेंशन जा चुकी है, उसका बैंक का खाता लेकर आए। जो ये भाजपा कहती है तो हो ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकते हैं, ये केंद्र की मदद, मोदी जी की मदद के बिना हो नहीं सकता। आपका क्या कहने का मतलब है? आपको पता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी भी यही, वहां पर भी ओपीएस लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का कितना देना छत्तीसगढ़ में? 17,000 करोड़। कितना? 17,000 करोड़ देना है। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, उन्होंने कहा हमें परवाह नहीं, आप देंगे, ये तो हक है, हम छीन लेंगे, लेकिन वायदा कर चुके हैं, हम देकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हमें अपने सरकारी खर्च कम करने हो, कुछ भी, लेकिन पेंशन देंगे। और खुशी की बात है वहां पेंशन चालू हो गई है। यहाँ पर हमारी सरकार आई और वो कह रहे डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। तो डबल इंजन की सरकार तो 17 में थी ना, 22 तक थी ना, डबल इंजन ही तो था, सरकार तो थी, पर नियत नहीं थी। अपने खजाने भरना था आपको। आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। क्या था आपदा में अवसर? लोग ऑक्सीजन के बिना कोरोना महामारी में मुहताज हो गए, तालेबंदी हो गई सारी जगह, बेरोजगार हो गए, दुकानें, कर्मचारी, मजदूर, मनरेगा सब बंद था। क्या कर रहे थे आप? उनके बारे में सोच रहे थे? नहीं। राजीव बिंदल भाजपा के अध्यक्ष, पीपी किट भेजी जा रही थी, सरकार खरीद रही थी, उसमें अपनी दलाली तय कर रहे थे, हाँ या नहीं? पीपी किट खरीदेंगे, मेरी दलाली 5 लाख दीजिए। अगर वो दलाली नहीं मांग रहे थे तो जेपी नड्डा जी, आपको उन्हें पद से हटाना क्यों पड़ा? क्यों हटाया आपने? और दूसरी बात, जेल क्यों नहीं भेजा? भ्रष्टाचार हुआ, खुलासा हुआ,
सबने दबाव बनाया, पद से हटाए गए, जेल नहीं भेजे गए। क्यों? क्योंकि ये जो दलाली का पैसा था ना, उस हिमाचल तक ही नहीं, दिल्ली तक पहुंच रहा था। और अगर गिरफ्तारी होती, जांच होती, तो दिल्ली में बैठे भी हिमाचल के नेता जेलों की सलाखों के पीछे जाते। हाँ या नहीं? ये भ्रष्टाचार। पुलिस भर्ती पेपर, 35,000 युवा, हिमाचल का बेटा, बुजुर्ग माँ बाप तैयारी करवाते रहे। खेत में मजदूरी करने वाले किसान मजदूर अपने बेटों के लिए कि या तो ये सरहद पे जाएगा माँ भारती की सेना में सेवा के लिए, और या फिर ये पुलिस में जाकर हिमाचल की जो कानून व्यवस्था है, सुरक्षा है नागरिक, उसको ध्यान देगा। क्या किया आपने? 35,000 युवाओं ने पेपर दिया या नहीं दिया? भर्ती पेपर दिया। क्या हुआ? इंतजार करते रहे, परिणाम आएंगे, नौकरी का पत्र आएगा और सरकारी नौकरी लगेगी। माँ बाप का जिंदगी भर की कमाई जो लगाई है, उनके सपने साकार हो जाएंगे कि बेटा पुलिस में भर्ती हो गया है। लेकिन क्या किया आपने? धोखा किया उनके साथ। पता लगता है बीजेपी क्या फुल फॉर्म है? बेचते जाओ पेपर। ये किया आपने, पेपर बेचा। इंतजार था परिणाम आने का, पता लगा परिणाम नहीं आएंगे। अब क्यों? रद्द हो गई परीक्षा। क्यों? पेपर बिक गया है। और अंदर कौन बैठे हैं जेल में? वो मजदूर, वो किसान, वो गरीब का बेटा जिसे मजबूर किया गया कि पेपर खरीदोगे नहीं तो भर्ती नहीं होगी। आगे बहकावे में वो तो जेल में है, लेकिन जिसने पेपर बेचा, जिसकी जेब में पैसा गया, वो कहां है? जयराम ठाकुर जी बचा गए उनको, बचा गए। उनमें से तो एक भी अंदर नहीं गया। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या? मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। आज इनकी बड़ी बड़ी नेत्रियां यहां पर घूम रही हैं, केंद्रीय मंत्री। देश का प्रधानमंत्री इस चुनाव में कूद गया है। जयराम ठाकुर जी अगर इतना ही काम किया था तो क्या मजबूरी थी कि देश का प्रधानमंत्री सारे काम छोड़कर चप्पा चप्पा छान रहे हैं? यहाँ पर कल भी यहाँ, आज भी यहाँ, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ रहे। देश का गृह मंत्री वो भी यही, देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वो भी यही, देश का खेल मंत्री यहाँ, बाल विकास मंत्री यहाँ, विदेश राज्य मंत्री यहाँ। अरे जयराम ठाकुर जी जब काम किया होता है तो दिल्ली को बुलाकर प्रचार इस तरीके से नहीं कराना होता। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ आपका। जब रोहित ठाकुर भाई जीते थे ना, तब दिल्ली में और देश में मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, लोग हिमाचल का, जुबल कोटखाई का लोगों का धन्यवाद कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि चुनाव तो जुबल कोटखाई में रोहित ठाकुर जी जीते हैं, मंडी में प्रतिभा जी लोकसभा जीती हैं, ये देश धन्यवाद क्यों कर रहा है? पता क्या हुआ था? मुद्दा उपचुनावों में बेरोजगारी और महंगाई था, जिसे भाजपा स्वीकार करने को तैयार थी नहीं। लेकिन जब यहाँ पर चारों खाने चित हुए, आपने हराया और कांग्रेस को जिताया, तब इनको समझ आया और देश भर में पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी लगाई थी उसे कम कर दिया। इसलिए देश आपका धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि सबको उस समय राहत मिली। पहले 1 रुपया कम नहीं हो रहा था एक्साइज और वैट पर, लेकिन जैसे ही यहाँ चुनाव चारों खाने चित हुई, भाजपा डबल इंजन की सरकार, पूरा देश में पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज कम हुआ। इसलिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। और इस बार भी मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है। मुद्दा क्या है? महंगाई है। मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार है। और आपको पता है, अगर इस बार यहाँ पर भाजपा हारी तो 24 में उसकी उल्टी गिनती देश में शुरू हो जाएगी, ये तय है। आपको पता है, कोरोना महामारी के बीच में पेट्रोल और डीजल के दाम जब विश्व में सबसे नीचे थे, यहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम थे। पूरे विश्व में सबसे महंगा 100 पर सेंचुरी 80-90 में डीजल कितना वसूला था आपसे मालूम है? आपके काम धंधे देश भर के लोगों के बंद थे, दुकानें बंद, सब बंद, उद्योग इंडस्ट्री सब बंद था। 27 लाख करोड़ सीधा आपकी जेब से निकाला था मोदी सरकार ने। कितना? 27 लाख। ये मैं नहीं कह रही, संसद में खड़े होकर सवाल पूछा, लिखित में जवाब आया कि 1920 में कोरोना महामारी के बीच में लगातार जब लोग बेरोजगार थे, आपने महंगाई बढ़ाई और 27 लाख करोड़। मैं आपसे पूछती हूँ, ये हमारा युवा खड़ा हुआ है,
पेट्रोल डीजल डलवाने जाते हैं गाड़ी में, मोटरसाइकिल में। हाँ, क्या पेट्रोल वाले को कहते हैं कि भाई ऐसा कर, उधारी कर ले, टंकी फुल कर, कल पैसा दूंगा। वो कहेगा ठीक है। ऐसा होता है? होता है हिमाचल में? ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि आप कहें भाई ऐसा कर, ये चेक ले ले, टंकी फुल कर ले, 3 दिन बाद पास कर ले, चेक ले लेगा? नहीं। वो क्या कर रहा था? कैश निकाल रहा था। 100 रुपए लीटर कैश निकल रहा था। और वो गरीब मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय, आपकी हमारी जेब से पैसा कैश निकाला और अपने खजाने में कितना भरा? 27 लाख करोड़। ठीक है, कमा लिया आपने हमसे ही, अब हमें राहत तो दीजिए। किसान का कर्ज माफ करिए, महिलाओं को महंगाई में थोड़ी सी राहत दे दीजिए, उज्ज्वला का सिलेंडर 1150 में, सब्सिडियां खत्म, किसान कर्ज में, युवा बेरोजगारी में। हमें लगा कि थोड़ा उसमें से हमें मिलेगा, लेकिन किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। एक आदमी को मिला, पूंजीपति मित्रों का, पढ़ा लिखा युवा है, डिजिटल इंडिया है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, गूगल करिएगा। मोदी जी को दया आई देश के प्रधानमंत्री को कि मार पड़ रही है, कर्ज माफ करना चाहिए। लेकिन किसका कर्ज माफ किया? 10 लाख करोड़। कितना? 10 लाख करोड़। किसका माफ किया? अपने पूंजीपति मित्रों पर दया आई और उनका कर्ज माफ हुआ। 10 लाख करोड़। संसद में खड़े होकर पूछा हमने, किसी किसान, गरीब, मजदूर का माफ नहीं हुआ था। ये हम दो, हमारे दो की सरकार है बस, और चारों के चारों वही एक राज्य से आते हैं। ये चारों वहीं से आते हैं। ये हिमाचल को तय करना है। अब दिल्ली आपकी तरफ देख रही है, देश आपकी तरफ देख रहा है। अभी मुझे पत्रकार पूछ रहे थे, भाजपा कह रही है कि सरकार तो हमारी बनेगी। उनको बोला अगर नंबर नहीं आए तो, आपके पास बहुमत नहीं आया तो, वो कहते हैं हमारा इतिहास रहा है, खरीद फरोख्त करो, ईडीआई सीबीआई का इस्तेमाल करो, धन बल लोकतंत्र संविधान की हत्या करो। अगर लोकतांत्रिक तरीकों से वोट से नहीं आते हैं तो हत्या कर दो, लोकतंत्र की खरीद करो, शुरू कर दो, ईडी सीबीआई को पीछे लगा दो, लेकिन ये सरकार हमारी बनेगी। चाहते हैं ऐसी सरकार जो धोखे से, खरीद फरोख्त से, फरेब से, लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की हत्या करके बनाई गई हो? आपको मंजूर है ऐसी सरकार? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए कांग्रेस 60, भाजपा 8। कांग्रेस 60, भाजपा 8। कांग्रेस 60, भाजपा 8। आप लोग पूछेंगे 8 क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोकतंत्र पे भरोसा है। हमें विपक्ष भी चाहिए। हम यह विपक्ष की, लोकतंत्र की आवाज को दबने नहीं देते हैं। हमें मालूम है केंद्र में बैठी भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या एक के बाद एक कर रही है, एक के बाद एक हत्या कर रही है, सरकारें गिराने का काम कर रही है। किसी तरह भी यहां से सरकारों को हमें करना है। महिलाएं, मेरी बहनें पीछे खड़ी हुई है, सम्मान के लिए धन्यवाद करती हूं। यह आपकी पहचान है, आपका पहनावा है। बताऊं आपको मैं, क्योंकि बहनें कह रही थी, आप महिला हैं, हमारी बेटियां, 2 साल की मासूम बच्ची का, कितने साल की? 2 साल। सोच सकते हैं अगर कोई पिता खड़ा हो, कोई भाई खड़ा हो। ये हिमाचल है, देवभूमि है। क्या हुआ 2 साल की बच्ची के साथ? बलात्कार। इस देवभूमि में 2 साल की बच्ची के साथ मनाली में बलात्कार होता है, उसे नाले में फेंक दिया जाता है। और पूरी भाजपा, पिछला चुनाव 17 में गुड़िया हुआ था, हेल्पलाइन का नाम ही गुड़िया हेल्पलाइन रख दिया। पूरी राजनीति हुई और लोगों का गुस्सा था हमारी सरकार से, जायज गुस्सा था, और हमें उसका नुकसान भी हुआ कि हाँ ये हुआ जिसका भाजपा ने पूरा राजनीतिकरण किया, हम हारे। लेकिन आज 2 साल की बच्ची का बलात्कार होता है। हम अगर सवाल पूछे कि बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, न्याय क्यों नहीं मिल रहा, हमें कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा देकर आपने राजनीति की थी, आपने राजनीति की थी। गुजरात का चुनाव है, अभी शुरू हो चुका है, 1 और 5 तारीख को वहां वोट होगा। मंजूर है आपको तो बताइएगा। 11 सामूहिक बलात्कारी हत्यारे, वहां की गुजरात की एक बेटी, उम्र 21 साल, गर्भ से थी, 11 लोगों ने उसका सामूहिक बलात्कार किया। 2 साल के बच्चे से लेकर 7
करार दिए गए, उन्हें तो फांसी चाहिए थी। पर मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, दया आ गई, उम्र कैद हुई 11 के 11 लोगों को। लेकिन दुख हुआ, अभी पता लगा बीच चुनाव में 11 बलात्कारी हत्यारों को बाइज्जत बरी करके भाजपा ने गले में हार डाले हैं। मंजूर है और उसे वोट मंगवा रहे हैं। ये हिमाचल को मंजूर है? एक बाबा है, जेल से पैरोल पे निकाले गए हैं। वो बाबा भी दोषी करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो बाबा बलात्कार हत्याओं के मामले में आश्रम से कंगाल मिले, कोर्ट में सुनवाई हुई, सालों सुनवाई हुई, लेकिन बच नहीं पाया, दोषी करार दिया गया और उम्र कैद हुई। बीच चुनाव में उसे पैरोल पे बाहर निकालकर भाजपा उससे वोट की अपील करा रही है। ऐसे लोगों की अपील पर वोट देंगे आप? बताइए, हिमाचल से मैं पूछ रही हूँ, कोटखाई के लोगों से देंगे? सोचिएगा एक बार कि बेटी बचाओ का नारा जुमला था। चलिए आपको लेकर चलती हूँ उत्तराखंड, लगा हुआ है ना, अंकिता ठाकुर बेटी भाजपा के नेता के कहां पर, रिजॉर्ट में नौकरी कर रही थी ना, वेश्यावृत्ति करने के लिए उसे दबाव दिया, नहीं की। भाजपा के नेता के बेटे ने, जिसका रिजॉर्ट था, बेटी को मौत के घाट उतार दिया, लाश मिली गंगा जी में, और उसके बाद पता लगता है अरे भाजपा ने तो न्याय कर दिया है, बेटी के साथ रिजॉर्ट पे बुलडोजर चला दिया है। और उसके बाद जब सरकार से, मीडिया से पूछा, एसडीएम से, कि ये बुलडोजर सरकारी था, पुलिस प्रशासन ने बोला हमें तो पता ही नहीं, ये सरकार की कार्रवाई नहीं थी। हैरान हुए, बुलडोजर किसका था जो चल गया है? पता लगा वो बुलडोजर भी भाजपाइयों का था। रिजॉर्ट में जो सबूत थे जहां उसकी हत्या की, उसे नष्ट करने के लिए ये तो भाजपा के नेता का बुलडोजर था। वाह वाह और दी, वाह वाह वाह। बाद में पता लगा सबूत नष्ट करके बचा ले जाए। मुकदमा है मुझ पे भी। उत्तर प्रदेश चलिए, अब आपको लेकर चलती। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भाजपा के विधायक का नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। दिल्ली विधानसभा की विधायक थी, दिल्ली में बैठी थी, उसी लाल किले से बेटी बचाओ का नारा दिया, सरकार हुई। अभी मैं देख कर आई हूँ, साथ में लगी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी भाषण दे रहे थे। क्या किया योगी जी? आपका विधायक हमारी एक नाबालिग बेटी का बलात्कार करता रहा, और पुलिस थाने में जब उसका पिता गया, यहाँ बहुत पिता है, बहुत माए, बहुत भाई, सुनिएगा और फिर सोचिएगा इस भाजपा को वोट देना है या जवाब लेना है। थाने में पिता गया कि बेटी के साथ भाजपा का उन्नाव का विधायक बलात्कार कर रहा है, मुझे न्याय चाहिए। पुलिस ने उसे कहा, तुम्हें मालूम है किसके खिलाफ शिकायत करने आए हो? या भाजपा की सरकार है, ये दिल्ली की सरकार है, भाजपा का विधायक है, समझौता कर लो, ले दे के रफा दफा कर दो मामला। अब मैं आप पिता से पूछूंगी, कर देंगे मामला रफा दफा? समझा लेंगे बेटी को? वो पिता भी नहीं माना, आप ही की तरह उसने कहा नहीं लड़ूंगा। क्या हुआ कोई बताएगा? पुलिस ने रोज उसको बुलाया, बलात्कारी को नहीं बुलाया, पिता को बुलाते रहे थाने में, बुला बुलाकर हिरासत में शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। शिकायत वापस नहीं ली पिता ने, पीट पीट कर पुलिस हिरासत में बाप को मौत के घाट उतार दिया। तब खून खोला हमारी जैसी बेटियों का दिल्ली में बैठी कि हिमाचल की हो, उत्तर प्रदेश की हो, ये बेटियां हमारी हैं। यही प्रियंका गांधी जी लड़ी, हम सब कि खोखले नारे नहीं चलेंगे, लड़ेंगे हम न्याय की लड़ाई को। मामले दर्ज हुए मेरे पर, कुलदीप सेंगर के परिवार ने मुझ पे एफआईआर दर्ज कराई हुई है। जाती हूं दिल्ली से लखनऊ हाजिरी देने के लिए, लेकिन लड़े। और आज बताते हुए महसूस होता है कि आप जैसे लोगों का समर्थन मिला और कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार दिया गया, और आज एक सलाखों के पीछे सड़ रहा है, बाहर नहीं आने देंगे। न्याय हुआ। उस पिता की आत्मा को भी शांति मिली होगी जो सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी को अनाथ छोड़ गया हूं, उसकी आत्मा को शांति मिली होगी। हम लड़े, बेटियां सांझी होती हैं, छोड़ा नहीं हमने, लड़े और सिर्फ आज ऐसे लोगों से भाजपा वोट मंगवा रही है। सोचिएगा आप, फैसला आपको करेंगे, जो फैसला करेंगे सर माथे पर लेकर जाएंगे। सत्ता में बिठाएंगे, सेवा करेंगे। विपक्ष में बिठाया था,
संघर्ष किया था। हमने अपने एक भी विधायक की टिकट नहीं काटी, 20 के 20 विधायकों की टिकट हमने दोहराई। क्यों? क्योंकि सबके सबने विपक्ष में रहते हुए सड़कों पर आपके हक की आवाज उठाई और आपके लिए लड़े। लेकिन भाजपा ने सत्ता में दलाली खाते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए हमने चार्जशीट जारी की। 17 विधायक दोषी पाए गए कि उनके खिलाफ सबूत दिए। भाजपा उस नहीं कर पा रही है, लेकिन टिकट कटी 14 की, मंत्रियों की टिकट कटी, मंत्रियों की सीटें बदलनी पड़ी, क्योंकि भाजपा को पता लग गया था कि अगर ये नहीं किया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं कोटखाई के लोगों से कहूंगी, ये चुनाव आता जाता रहेगा, ये चुनाव जाएगा 24 का आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, लेकिन ये लोकतंत्र में एक अवसर भी है कि हम राजनीतिक दल जनता के बीच में जाकर, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं, हम बात कर सके, हम संवाद, क्योंकि ये अवसर हर रोज नहीं मिलता है। ये हमारे लिए एक अवसर है कि सीधा 140 करोड़ का भारत, सबसे पुराना लोकतंत्र, इसको जिंदा रखने की आज हमारे आपके सामने चुनौतियां हैं। अग्निपथ भर्ती योजना का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है, और दूसरी तरफ भाजपा कह रही है ये लागू करके रहेंगे। बहुत अंतर है दोनों में, एक इस पार और एक इस पार। फैसला किसको करना है? 140 करोड़ जनता आवाम को करना है। सुनिए दोनों को कि भाजपा क्या कह रही है अग्निपथ भर्ती योजना में, और कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है। मंजूर हो तो बताइएगा कि क्यों कांग्रेस विरोध कर रही है, क्यों हमारे नेता राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है 17.5 साल का युवा, कितने साल का? 17.5 साल का युवा को हम अग्निपथ भर्ती योजना में शामिल करेंगे। आप इसको क्या करेंगे? आप आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग देंगे, आप उन्हें आधुनिक हथियारों के लाइसेंस देंगे, आप उन्हें सरहदों की खुफिया जानकारी देंगे। अब वो युवा आम युवा है? अब वो आम युवा है? नहीं है। अब वो युवा 17.5 साल का 6 महीने की सारी ट्रेनिंग लेगा, और सरहद पर जब पहुंचेगा 4 साल हुए नहीं होंगे, 22, 23, 24 साल का युवा बेरोजगार कर दिया जाएगा और यहाँ छोड़ दिया जाएगा दर दर भटकने के लिए कि बेरोजगार युवा अब करिए। आग से खेल रही है भाजपा। मां हूं, 24 साल का मेरा भी बेटा है, समझती हूं कि ये युवा जब अग्निपथ भर्ती योजना आई और ये कह दिया कि 2.5 लाख सेना की पक्की नौकरी के पद नहीं भरे जाएंगे, पक्की नौकरी अब खत्म, अब 4 साल की ठेके की नौकरी है, 4 साल के बाद आप बेरोजगार होंगे। आपके पास क्या रास्ता है? रास्ता आपको बता रहे हैं विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय, भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री कहते हैं चिंता मत करिए, ये जो अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे ना, उनको हम नोटबंदी के बाद, कल ही नोटबंदी गई है, कल ही 8 नवंबर नोटबंदी गई। इस नोटबंदी में भाजपा ने अपने काले धन को इस्तेमाल करके 500 मुख्यालय संघ के, आरएसएस के और बीजेपी के पूरे देश में खोल दिए। इनका प्रस्ताव ये मंजूर हो तो हाथ खड़ा करिएगा। चिंता मत करिए कि मां भारती की सेवा के लिए सरहद पर शहीद होकर तिरंगे में लिपट के आने वाला हमारा जो जवान है, चिंता मत करिए, उसके परिवार की, उसकी माँ जिसने कोख में इसलिए जन्म दिया कि मां भारती की सेवा में जाएगा, वो पिता किसान और मजदूर उस मां भारती की सेवा के लिए जवान को भेजता है। वो कह रहा है चिंता मत करो, हम प्राथमिकता पर इन्हें भाजपा के मुख्यालयों के बाहर चौकीदार की नौकरी देंगे। लानत है, लानत है भाजपाइयों। सरहद पे खड़े होने वाले जवान और भाजपा राजनीतिक दलों के दरवाजों पे खड़े होने वाले में फर्क करिए, थोड़ा फर्क करिए थोड़ा। ये अपमान कर रहे हैं आप उनका। कहते हैं कि जो आएंगे उसमें से हम 25% को रख लेंगे, बाकी 75% कहां जाएगा? युवा यहीं घूम रहा होगा। चुनौती जम्मू कश्मीर आतंकवाद, पंजाब का नक्सलवाद, आपका पूरा गैंगस्टर वॉर। अगर आप हमारे प्रशिक्षित युवाओं को 4 साल में ही यहाँ भेज देंगे बेरोजगारी में, आपको नहीं लगता जो हम कह रहे हैं कि हम आग से खेल रहे हैं? ये युवा को अगर नौकरी नहीं मिली, हताश निराश होकर भटक गया, तो कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, फिर ये संभले नहीं संभलेगा आपसे, हाँ या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन पूंजीपति मित्रों के हवाले से कह रहे हैं उनके उद्योग चल रहे हैं, उनको नौकरियां वहां मिलेंगी, पूछना चाहते हैं वो नौकरी आज क्यों नहीं दे रहे? जब हिमाचल में 10 लाख युवा बेरोजगार है, क्यों नहीं आज उन्हें आप भर्ती करके नौकरियां देते? मैं आपसे कहूंगी, इस राजनीतिक चुनाव नहीं आए नारेबाजी की, चीखा चिल्लाया, आपको बस मौका है, एक बटन दबेगा, 12 नवंबर को एक बटन दबाएंगे आप, और 5 साल के लिए अपना सब कुछ
सब कुछ उस एक नेता, उस पार्टी, उस सरकार के हाथ में चला जाए। फिर आपके फैसले नहीं रह जाएंगे। फिर सेब का दाम क्या हो, युवाओं को रोजगार हो या ना हो, महिलाओं को महंगाई की मार से कौन बचाना है, ये वो फैसला करेगा जिसके हाथों में आप एक बटन दबाकर कलम सौंप देंगे। फिर आपके फैसले आपके नहीं रहेंगे। इसलिए मैं भी एक बहन से मिली, बोला किसको वोट दोगी? वो बहन बोली वोट ही तो देना है, किसी को भी दे देंगे, बटन ही तो दबाना है, दबा देंगे। मैंने कहा ये इतना आसान है, बटन ही तो दबाना है, वोट ही तो देना है। आप अपना सब कुछ, अपनी बेटियों की सुरक्षा, अपने बेटों का भविष्य, इस हिमाचल का भविष्य सब कुछ सौंप रहे हैं। कैसे किसी को भी दे देंगे? कोई भी दिल्ली से आए, हवाई जहाज से आए, धूल उड़ाता हुआ आए, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पूंजीपति मित्रों के पैसे लगे हुए हैं। दिल्ली का गोदी मीडिया, भाजपा की सरकार बना चुकी है, दिल्ली में तो बन रही है। दिल्ली में गोदी मीडिया भाजपा की सरकार बना चुका है, पूर्ण बहुमत की। लेकिन सच्चाई तो आप और हम जानते हैं। यहाँ के मीडिया को, हमने दिल्ली के मीडिया को बुलाया, आइए आपका आने जाने का, रहने खाने पीने का खर्चा हम देते हैं, आइए घूमिए थोड़ा लोगों में, पता करिए बेरोजगारी से परेशान पिता है या नहीं हमारा, सेब बागवानों का हाल क्या है, महिलाएं महंगाई से परेशान है या नहीं है। आइए और सच्चाई दिखाइए अगर आप में दम हो। लेकिन हर एक में दम नहीं है कि सच्चाई दिखा पाए। क्या चल रहा है टीवी चैनलों में? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, हाँ कैसे मुद्दे उनके घोषणा पत्र देखा आपने? भाजपा का घोषणा पत्र पहला और 10वां बिंदु देखिए, पूरा सांप्रदायिकता। राहुल गांधी जी चले हुए कहां से? वो कन्याकुमारी से कहां तक जा रहे हैं? कश्मीर तक। रोज चल रहे हैं 25 किलोमीटर, 3572 किलोमीटर, दिन रात एक है, बीच में छोड़ नहीं रहे हैं। नॉन स्टॉप 5 महीने लगेंगे उन्हें कश्मीर तक पहुंचने के लिए। भारत जोड़ो, मात्र क्या नारा है? भारत जोड़ो। गरीब है, मजदूर है, किसान है, सबसे मिल रहे हैं। हर तरह की संस्कृति है, कल्चर है, भाषा है, उसका सम्मान है। लेकिन भाजपा पूरी बौखलाई हुई है। निजी हमले, टोटल कांग्रेस में निजी हमले। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस बढ़ गई। अरे आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? आपके नेताओं के क्या बयान है? आज मजबूर हैं हम लोग कि देश को एक रखने की चुनौती आ गई है। मैं आपसे कहूंगी, बातें बहुत भी है, एक और सभा भी है, समय बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी, रोहित ठाकुर जी के दादाजी मुख्यमंत्री रहे, यहां से आपने एक नहीं 2 मुख्यमंत्री यहां से भेजे, और मुख्यमंत्रियों को 90 के दशक में दोनों सीटों से हारे थे। क्या नाम था 90 में? शांता कुमार जी। किसने फैसला किया था हिमाचल का? सेब के बागवानों ने तय कर दिया था। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपको भरोसा दिला रही हूं, आप सेब बागवान किसानों के साथ पूरी ताकत बनकर खड़ी है। अगर हम कहते हैं सरकारी कर्मचारी को 10 दिन में पेंशन मिलेगी, आप क्या सोच रहे हैं? 10 के 20 ही हो सकते हैं ना दिन, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन क्या 2 साल लगेंगे? 24 में नहीं आना हमने वोट मांगने, 24 में भी तो चुनाव है। छोड़ेंगे आप हमें? नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। इवन भाजपा भी आपके साथ लग जाएंगे, हाँ, और लगना भी चाहिए। आज अगर सरकारी कर्मचारी सेब बागवान सड़कों पर है तो हम भी उनकी ताकत है। कल हम सत्ता में आकर आपसे फिर अन्याय करेंगे, पेंशन नहीं बहाली करेंगे, हम महिलाओं के 1500 रुपए आर्थिक घर घर लक्ष्मी के तहत नहीं डालेंगे, सेब बागवानों को उचित दाम नहीं दिलाएंगे, और वही चलता रहेगा जो चल रहा है। तो क्या आप हमें घुसने देंगे यहाँ पर? बिल्कुल नहीं घुसने देंगे, और होना भी चाहिए। तो इसीलिए हम कह रही हूँ, हम जो कह रहे हैं हमें वो करना है, और हम करके दिखाएंगे। 12 तारीख रोहित ठाकुर जी जुगल कोटखाई, भावी विधायक तो हो गए हैं, भावी मंत्री, और मुझे पूरा विश्वास है सरकार बन रही है। मौका मत चूकिएगा। एक एक बूथ, एक एक घर अब आपको जाना होगा, संवाद करना होगा। माहौल बन चुका है पूरा हिमाचल, रिवाज नहीं सरकार बदलेंगे। जयराम ठाकुर जी, अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 8 दिसंबर को वोट आएगा। दिल्ली में टीवी खोलकर बैठ जाऊंगी। जुगल कोटखाई की सीट पर नजर इसलिए भी रहेगी, वोट इन्हें दीजिएगा। रोहित भाई जीतेंगे तो श्रेय मैं ले लूंगी थोड़ा सा।
मुझे भी अपने नेताओं के सामने जाकर बताना होगा कि आपने रोहित जी के लिए मुझे अपील की। जबकि मैंने देखा कि सचिन पायलट जी आए थे, उसके बाद मुझे लगा किसी सभा की है, किसी को मेरे जैसों की बुलाने की आपको जरूरत नहीं है। जनता पूरी तरह आपके साथ है और आपकी ईमानदारी, आपकी जनता के प्रति जो संघर्ष है, इसीलिए पार्टी ने आपको 1, 2, 3, 4, 5 बार और यहाँ पर टिकट हर बार दिया है। और आप पर विश्वास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे नेता राहुल गांधी जी। अब मैं आपसे ईमानदारी से कसम खाकर, अगर जिसको लगता है अभी मैंने फैसला नहीं किया, घर जाकर फिर सोचूंगा, मेरे को सुनने के बाद तब फैसला करूंगा, वो बेशक हाथ मत खड़ा करिएगा, लेकिन वो लोग जरूर खड़ा कर दीजिए जिनको लगे कि नहीं बस अब रिवाज नहीं, सरकार बदलेंगे और रोहित ठाकुर जी ही बनेंगे। हमने तय कर लिया है और हम घर घर जाकर अपने घर, अपने परिवार का तो वोट डालाएंगे, अपने गांव, अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदारों को फोन कर करके 12 तारीख को जगा के बूथ तक पहुंचाकर वोट पड़वाकर उसके बाद ही दम लेंगे। 12 तारीख 5:30 से पहले झपकी मत लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में साजिशों का सिलसिला अब शुरू होगा। दिल्ली में बैठी सत्ता अब धन बल सब चीज का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि कहते हैं पोल से पहले की रात एक कयामत की रात होती है। हर तरह का राजनीतिक खेल खेला जाएगा, अब हर तरह से गुमराह भी किया जाएगा, पता नहीं कहां कहां से खबरें प्लांट कराई जाएंगी।